brought to you by Kuku FM. Download the app now. हम आ गए हैं और साथ में लेकर आए हैं दो ठो बम्पर अनाउंसमेंट। तो साहिबानों जरा गौर से सुनिएगा। कल यानी 21 अगस्त 2021 को नेता नगरी का 100वां एपिसोड रिलीज हो रहा है। ये सब आपके दुलार, प्यार और फटकार से ही संभव हो पाया है। जी, मैंने फटकार शब्द इस्तेमाल किया। नेह में दरेरे का भी नाता होता है। बहरहाल हम आपको दे रहे हैं नेह निमंत्रण। देखिए, सुनिए और अपनी सुनाइए ताकि नेता नगरी का ये कारवां आगे बढ़ता रहे। और अब अनाउंसमेंट नंबर 2, और ये वाला बहुत चौचक, बहुत ज़रूरी किस्म का है गुरु। जो लोग लल्लन टॉप को शुरुआत से जानते हैं उन्हें पता है कि हमारी पहली चुनावी यात्रा 2017 में शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश से। वो हमारी जड़ थी, हमारी बुनियाद थी। तब से अब तक इसकी शाखाओं में आपके दिए खाद पानी और रोशनी के चलते बहुत विस्तार हो चुका है। अगले साल यूपी में फिर से चुनाव है और इससे पहले कि चुनाव आए हम आ रहे हैं आपके घर। साथ बैठेंगे, गप होगी। खेती, किसानी, पढ़ाई लिखाई, करियर, नौकरी, कारोबार, सब पर तसल्ली से, तबीयत से बात होगी। और कोई सवाल है तो वो भी पूछा जाएगा सियासतदानों से, क्योंकि इस सफर का नाम है क्या हाल है यूपी। अगर आपका मन है सफर में हिस्सेदारी करने का, हमें अपने घर न्योतने का, हमसे अपने दिल की बात करने का, तो जरूर बताइए। क्योंकि मैं आपका दोस्त सौरभ द्विवेदी सहारनपुर से सोनभद्र तक उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की यात्रा पर निकल रहा हूं और यात्रा पूरी करके ही अपने धाम लौटूंगा, अगर स्वास्थ्य दुरुस्त रहा। ये किंतु परंतु जोड़ना जरूरी होता है ताकि कोई ऊपर आपके अट्टहास, कोई ऊपर आपके दम पर अट्टहास करने का मन ना बनाए, कोई नियति नटी की तरह खेल ना खेले। तो अब हम हैं, आप हैं, बीच में क्या है, एक शेड्यूल है। उस शेड्यूल को जानने के लिए आपको लगातार लल्लन टॉप की वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि इत्यादि पर नज़र रखनी होगी ताकि आपको पता चले कि भैया लल्लन टॉप हमारे ज़िले में कब आ रहे हैं और ठिया कहाँ जमेगा। पर हमको पता कैसे चलेगा कि आप हमसे मिलना चाहते हैं और यूपी का हाल बताना चाहते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है, मेल करना है। मेल के सब्जेक्ट में अपने राज्य, ज़िले और शहर का नाम लिखना है। ये मैंडेटरी है लिखना। साथ में अपना मोबाइल नंबर दें ताकि टीम आपसे संपर्क कर सके। और ये भी बताएं कि हमें आपके गांव, आपके कस्बे में जब हम आपके ज़िले में आएँ तो क्यों आना चाहिए। कोई मशहूर दुकान है, मशहूर नेता है, खान पान की चीज़, कुछ रोज़गार, कुछ क्राफ्ट, तो उसके बारे में भी बताएं। कुल मिलाकर हमारे आँख नाक कान बने और हमें अपने ज़िले का हाल बताएं, अपने यूपी का हाल बताएं। ये हाल बताने के लिए जो शुरुआती चिट्ठी पत्री है वो हमारे ईमेल आईडी पर होगी और इस ईमेल आईडी का नाम है lt.chunav, L फॉर लल्लन, T फॉर टॉप, lt.chunav chunav@gmail.com। आपको स्क्रीन पर भी ये ईमेल आईडी दिख रहा होगा। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव होगा गाजियाबाद। तारीख होगी 23 अगस्त। वहां पर सुबह से ठिया जमेगा किसी नाश्ते की मशहूर दुकान पर। गाजियाबाद के अखबारों पर सुबह सवेरे चर्चा होगी, पत्रकारों से गाजियाबाद शहर और गाजियाबाद ज़िले पर चर्चा होगी। फिर किसी गांव में जाएंगे, पूरे गांव का भ्रमण होगा, बतियाएंगे गांव वालों से, उनकी ज़िंदगी के दुख, दर्द और सुख सब जानेंगे। शाम को कारोबारियों से मुलाकात होगी, नौजवानों से। आपके ज़िले के किसी चर्चित नेता का इंटरव्यू होगा, आपके हिस्से के सवाल पूछे जाएंगे और जो प्रदेश के चर्चित नेता हैं उनके हिस्से के सवाल जुटाए जाएंगे और फिर गाड़ी कूच करेगी मेरठ की तरफ। अनाउंसमेंट यहाँ पर खत्म होता है। अब शुरू करते हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी। सबसे पहले 3 तारीखों की बात। पहली तारीख 27 अप्रैल 2008, अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट शासन खत्म होने की 16वीं सालगिरह। इस मौके पर राजधानी काबुल में एक मिलिट्री परेड का आयोजन रखा गया। उस समय अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई मुख्य अतिथि की हैसियत से आए थे। उनके साथ अमेरिकी राजदूत और दूसरे बड़े नेता भी वहां मौजूद थे। अभी परेड शुरू ही हुई थी कि जोर का बम धमाका हुआ और फिर गोलियों की बरसात होने लगी। सिक्योरिटी एजेंट्स ने करजई को किसी तरह सुरक्षित निकाला। करजई तो सुरक्षित निकल गए, लेकिन हमले में एक सांसद समेत 3 लोग मारे गए। हामिद करजई पर यह चौथा बड़ा हमला था, लेकिन राजधानी में पहली दफा इस तरह से हमला हुआ था। अब दूसरी तारीख की तरफ चलते हैं। 7 जुलाई 2008, काबुल स्थित भारतीय दूतावास, ये इमारत अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के पास थी।
काबुल के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक में थी, लेकिन उस दिन इसकी सुरक्षा में सेंध लग गई। सुबह सवेरे का वक्त, ऑफिस में चहल पहल शुरू ही हुई थी, तभी वहां एक कार में विस्फोट हुआ। इस हमले में 6 भारतीय नागरिकों समेत 58 लोगों की मौत हो गई। अब तीसरी तारीख 10 नवंबर 2008, न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार डेविड रोड अफगानिस्तान के लोगार प्रांत में घूम रहे थे। उनका तालिबानी कमांडर अबू तैयब से मिलने का प्लान था। इस मीटिंग को अफगान पत्रकार ताहिर लुदीन ने फिक्स किया था। वो पहले भी 2 पत्रकारों को अबू तैयब से मिलवा चुके थे, लेकिन इस दफा गड़बड़ हो गई। रोड और उनके साथियों को लेने आए लोगों ने उन्हें किडनैप कर लिया। रोड, लुदीन और उनके ड्राइवर को लाकर पाकिस्तान के वजीरिस्तान में रखा गया और उनकी रिहाई के एवज में लगभग 1 अरब रुपए की फिरौती मांगी गई। जब तक समझौता हो पाता, उससे पहले ही डेविड रोड और ताहिर लुदीन वहां से भाग निकले, लेकिन उसके पहले तक वो 9 महीने आतंकवादियों की कैद में रह चुके थे। ये 3 अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग तारीखों के माथे पर अंकित, लेकिन इन घटनाओं में एक चीज कॉमन थी। तीनों घटनाओं में बतौर आरोपी एक ही नाम आया था, एक ही संगठन था जिसने इसे अंजाम दिया था, और उस आतंकवादी संगठन का नाम था हक्कानी नेटवर्क। हमने जिन 3 घटनाओं का जिक्र किया है, हक्कानी नेटवर्क सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआती उदाहरण है। उनके खाते में ऐसे कितने ही बीभत्स हमले दर्ज हैं। और आज हम हक्कानी नेटवर्क की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद ये नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। 19 अगस्त को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के आगमन को लेकर चर्चा हो रही थी। इस मीटिंग में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। उन्होंने आतंकवाद के बढ़ते खतरे को लेकर भारत की चिंताएं प्रकट की और जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा के अलावा हक्कानी नेटवर्क का नाम भी लिया। एस जयशंकर ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल को इस नए खतरे के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये हक्कानी नेटवर्क आखिर है क्या? ये कब और क्यों बना था? अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में इसकी क्या भूमिका है और इसको लेकर इतनी चिंताएं क्यों व्यक्त की जा रही हैं? सब जानते हैं विस्तार से। पहले बात इतिहास की। ये कहानी भी सोवियत अफगान युद्ध के समय शुरू हुई थी। अमेरिका और पाकिस्तान के सपोर्ट से मुजाहिदीन सोवियत संघ को बाहर निकालने में जुटे थे। इन्हीं मुजाहिदीनों में पकतिया प्रांत से आया एक शख्स भी था जिसका नाम था जलालुद्दीन हक्कानी। जल्दी वो CIA की नजर में आ गया, अमेरिकी खुफिया एजेंसी की। और जब तक सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई चली, तब तक वो अमेरिका की आंखों का तारा बना रहा। CIA के एक अधिकारी ने बताया था कि उसने कई बार जलालुद्दीन हक्कानी को पैसों से भरा सूटकेस सौंपा था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से एक बार जलालुद्दीन हक्कानी की मुलाकात भी हुई थी। रीगन ने हक्कानी और बाकी मुजाहिदीन लीडर्स को फ्रीडम फाइटर कहकर संबोधित किया था। मुजाहिदीनों ने सोवियत संघ को पस्त करने में कामयाबी हासिल की और जैसे ही अफगान सोवियत वॉर खत्म हुआ, मुजाहिदीन नजीबुल्लाह सरकार को गिराने में जुट गए। इसमें हक्कानी नेटवर्क भी शामिल था। नजीबुल्लाह के इस्तीफा देने के बाद इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान का गठन हुआ और इस सरकार में जलालुद्दीन हक्कानी को न्याय मंत्री बनाया गया। फिर 1994 में तालिबान बना। हक्कानी को अंदाजा हो गया था कि ये लोग सत्ता में आ सकते हैं, इसलिए उसने अपने गुट को तालिबान के साथ मिला लिया। और जब सितंबर 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तो उनके साथ हक्कानी नेटवर्क के लड़ाके भी आए थे। तालिबान की सरकार में जलालुद्दीन को एक मंत्रालय मिला और साथ में पकतिया प्रांत की गवर्नरी। सब ठीक ठाक चल रहा था जब तक 9/11 का हमला नहीं हुआ। अमेरिका को फिर ओसामा बिन लादेन की तलाश होने लगी और ऐसा कहा जाता है कि सोवियत युद्ध के दौरान लादेन जलालुद्दीन हक्कानी की निगरानी में लड़ चुका था, तो दोनों एक दूसरे को अच्छा खासा सम्मान देते थे। इसलिए अमेरिका ने जलालुद्दीन के साथ भी डील करने की कोशिश की, उसे उकसाया तालिबान के खिलाफ विद्रोह के लिए, लेकिन जलालुद्दीन हक्कानी ने साफ मना कर दिया। इसके बदले उसने अलकायदा और तालिबान के साथ मिलकर लड़ना चुना। और अब अमेरिका की नज़र में जो कभी फ्रीडम फाइटर था, वो अब मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में आ चुका था। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा। दिसंबर 2001 तक तालिबान को काबुल की गद्दी से अपदस्थ कर दिया। हक्कानी नेटवर्क को भी काबुल छोड़कर भागना पड़ा और उन्हें शरण मिली पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान प्रांत में। इस दौरान नेटवर्क को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फुल सपोर्ट भी मिला। हालांकि ISI जाहिर तौर पर इस आरोप से इनकार करता है। काबुल से भागने के कुछ समय बाद तक तालिबान चुप बैठा रहा।
उसने खुद को मजबूत करने पर ध्यान दिया और हक्कानी नेटवर्क वो भी मौके के इंतजार में था। लेकिन तब तक जलालुद्दीन हक्कानी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। ऐसे में नेटवर्क की कमान उसके बड़े बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी ने संभाली। वो अपने बाप के मुकाबले कहीं ज़्यादा हिंसक और कट्टर था, यानी हक्कानी नेटवर्क को नया रहनुमा मिल चुका था। उधर अमेरिका, वो 2003 तक तालिबान को लेकर निश्चिंत हो चुका था। भरोसा हो गया था उसे कि अब अफगानिस्तान में खतरे की कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कुछ वक्त में ही भरोसा रेत की तरह चकनाचूर हो गया। अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में हमले होने लगे। नाटो सेनाओं के काफिले पर, विदेशी दूतावासों पर विदेशी नागरिकों की किडनैपिंग भी अचानक से बढ़ने लगी और इन ज्यादातर घटनाओं में हक्कानी नेटवर्क का नाम सामने आने लगा। कहा गया कि अगर अफगानिस्तान में अमेरिका को किसी से डरना चाहिए तो वो तालिबान या अलकायदा नहीं, हक्कानी नेटवर्क है। और इस आकलन के पीछे कई वाजिब वजहें भी थीं। पहला, नेटवर्क की आर्थिक क्षमता। अफगान सोवियत युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने मुजाहिदीनों को दी जा रही मदद अचानक से बंद कर दी थी, लेकिन लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उस समय जलालुद्दीन हक्कानी अरब देशों की यात्रा पर गया। सोवियत संघ के साथ युद्ध के दौरान उसकी पहचान वॉर हीरो के तौर पर बन गई थी। साथ में उसकी एक पत्नी भी अरब थी। उसने इस कनेक्शन का और इस छवि का फायदा उठाया और अरब देशों ने हक्कानी नेटवर्क को हर तरह से मदद की। पैसे मस्जिद या मदरसा बनाने के नाम पर भेजे जाते और बाद में इनका इस्तेमाल हथियारों की खरीद के लिए किया जाता। इसके अलावा फिरौती, प्रोटेक्शन मनी और कई तरह के अवैध धंधों से भी पैसे आने लगे। जलालुद्दीन का एक बेटा बदरुद्दीन हक्कानी किडनैपिंग का बिजनेस पूरी तरह संभालने लगा। हालांकि ये बदरुद्दीन हक्कानी 2012 में अमेरिका के हमले में मारा गया। हक्कानी नेटवर्क की मजबूती की दूसरी वजह पाकिस्तान का फुल सपोर्ट। भले ही पाकिस्तान इनकार करे, लेकिन रिपोर्ट्स इस दावे की पुष्टि करती हैं। हक्कानी नेटवर्क का मुख्यालय आज भी उत्तरी वजीरिस्तान में है और यहीं नए रिक्रूट्स की ट्रेनिंग भी होती है। 2011 में दूतावास पर हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा था कि वो हक्कानी नेटवर्क को मदद और संरक्षण बंद करे, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। जब कभी अमेरिका इस नेटवर्क के ठिकानों पर ड्रोन से हमला करता तो उसके आका पहले ही वहां से फरार हो चुके होते। उन्हें हमलों की जानकारी पहले ही होती थी। पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के प्रभुत्व की एक दिलचस्प कहानी भी सुन लीजिए, ताकि आपको लगे कि भैया लल्लन टॉप के दावों में दम है। क्या है कहानी? एक बार जलालुद्दीन हक्कानी का काफिला इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था। शहर के बॉर्डर पर एक सब इंस्पेक्टर ने काफिले को रोका, पूछताछ शुरू की। तब जलालुद्दीन ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं जलालुद्दीन हक्कानी हूँ। इंस्पेक्टर इस पर कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके पास फोन आ गया। ऊपर से ऑर्डर था, गाड़ियों को बिना जांच के जाने दिया जाए। पाकिस्तान इस नेटवर्क को क्यों सपोर्ट करता है? इस कहानी को सुनने के बाद या ओवरऑल विश्लेषण के बाद आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को यह अनुमान पहले से था कि विदेशी सैनिकों के जाने के बाद उसे अफगानिस्तान में किसी वफादार मोहरे की ज़रूरत पड़ेगी। जानकारों का कहना है कि सीधे तालिबान को काबू करना थोड़ा महंगा और मुश्किल काम था। हक्कानी नेटवर्क इस काम के लिए ज़्यादा मुफीद था। हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में भारत के दूतावास और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी हमले किए थे। भारत के हित को नुकसान पहुंचाने में पाकिस्तान का हित जुड़ा था, इसलिए भी उसने नेटवर्क को शह दी। अब तीसरी वजह, इसकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता। एक अनुमान है कि पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में जितने विदेशी सैनिक मारे गए उनमें से 20% अकेले हक्कानी नेटवर्क के हमलों का शिकार बने। इसलिए जब अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क के ठिकानों पर हमले शुरू किए तब महीने में 150 से 200 तक लड़ाके मारे जाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद नेटवर्क की संख्या बल में कभी कमी नहीं आई, क्योंकि नए रिक्रूट्स हमेशा खाली जगह को भरने के लिए तैयार रहते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि आज की तारीख में मैं आपसे हक्कानी नेटवर्क का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? ये जिन्न फिर से बोतल से बाहर क्यों आ गया? क्योंकि हम जानते हैं कि काबुल एक बार फिर से तालिबान के कब्जे में है और एक बार फिर से हक्कानी नेटवर्क उसके साथ है। इस नेटवर्क के कम से कम 6000 लड़ाके काबुल में मौजूद हैं। जलालुद्दीन हक्कानी के 2 बेटे तालिबान सरकार में अहम भूमिका निभा सकते हैं। पहला नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी का, जो जलालुद्दीन की मौत के बाद से हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है और पिछले 2 दशक में अफगानिस्तान में हुए बड़े हमलों का मास्टरमाइंड भी है। और इसीलिए FBI की वेबसाइट पर आज भी उसका नाम ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में है और उसके ऊपर मात्र 37 करोड़ रुपए का इनाम है। और तालिबान की लीडरशिप में वो दूसरे नंबर पर भी है और फिलहाल क्वेटा से अपने नेटवर्क को निर्देश दे रहा है। हक्कानी नेटवर्क से दूसरा नाम है अनस हक्कानी का।
पिछले कुछ दिनों में अनस हक्कानी ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, काबुल के कसाई कहे जाने वाले गुलमुद्दीन हिकमतयार और अशरफ गनी सरकार में सहयोगी रहे अब्दुल्ला से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि ये मुलाकातें सत्ता के ट्रांसफर का ड्रामा रचने के लिए की जा रही हैं। अनस हक्कानी को 2014 में अमेरिका ने बहरीन में गिरफ्तार भी किया था। फिर उसे अफगानिस्तान की बगराम जेल में रखा गया था। 2 दफा उसे मौत की सजा भी सुनाई गई, लेकिन तब हक्कानी नेटवर्क ने धमकी भरे लहजे में कहा, अगर अनस को सजा दी गई तो बुरे परिणाम होंगे। और जानते हैं क्या हुआ? अनस हक्कानी को सजा नहीं दी गई, बल्कि नवंबर 2019 में उसे रिहा कर दिया गया। बदले में तालिबान ने 2 अमेरिकी प्रोफेसर्स को छोड़ा। अनस हक्कानी बाद में दोहा में आयोजित अफगान शांति वार्ता में भी शामिल हुआ और अब वो सरकार की कवायद में जुटा है। तो इन सब बातों के बाद इतना तय है कि तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क की भूमिका अहम होने वाली है। कभी कभी भ्रम होता है कि हक्कानी नेटवर्क कहीं तालिबान का ही पूरी तरह से हिस्सा तो नहीं, पर फिर भ्रम टूटता है क्योंकि ये नेटवर्क खुरेजी आतंकवादी तालिबान से भी कहीं ज़्यादा कट्टर और हिंसक है, क्योंकि इसका काम करने का अलग तरीका है। इसके अलकायदा और दूसरे आतंकवादी संगठनों से नज़दीक संबंध हैं और वो इन संगठनों की हर संभव मदद भी करता है और अब अफगानिस्तान में सरकार भी चला रहा है। यानी उसके पास अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक पूरा देश है जहां चुनौती देने वाला कोई नहीं, और जाहिर तौर पर यह भारत और बाकी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। आज की दुनियादारी में बड़ी खबर इतनी ही। अब सुर्खियां सुन लेते हैं। पहली सुर्खी हैती से है। हम जानते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से हैती 2 बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। 15 अगस्त को आए भूकंप के चलते 2000 से अधिक लोग मारे गए। विस्थापित लोगों को अस्थायी कैंप में रखा गया था। तो ये लोग भूकंप से बर्बादी से उबरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच ग्रेस नाम का तूफान आ गया और हालत और बिगड़ गई। तूफान और भारी बारिश के चलते कैंप में पानी भर गया है। राहत सामग्री पहुंचाने में भी मुश्किल हो रही है। राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में तो फिर भी मदद पहुंच रही है, लेकिन जो हैती के ग्रामीण इलाके हैं शहर से इस कदर कटे हैं कि घायलों को इलाज तक नहीं मिल रहा। और ये सब चल रहा था कि 19 अगस्त को एक गैंग ने अचानक 2 डॉक्टरों को किडनैप कर लिया और इस किडनैपिंग के विरोध में अब बाकी डॉक्टर्स धरने पर बैठ गए हैं, जिसके चलते राजधानी में एक और मेडिकल इमरजेंसी हो गई है। आज की दूसरी और आखिरी सुर्खी पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी बिसाऊ से है। अमेरिका ने गिनी बिसाऊ के पूर्व आर्मी चीफ एंटोनियो इजाई पर 37 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। उस पर हथियार और कोकीन की तस्करी का आरोप है। एंटोनियो 2010 से 14 तक गिनी बिसाऊ का सेनाध्यक्ष रहा और पद पर रहते हुए उसने विदेश में तख्तापलट और विद्रोह की साजिश रची। 2012 में गिनी बिसाऊ में हुए तख्तापलट का नेतृत्व भी उसने ही किया। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने उसकी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2013 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कोलंबिया में ड्रग्स और हथियार बेचने के लिए एक मुकदमा दर्ज किया। 2014 में एंटोनियो इजाई को पद से हटा दिया गया और तब से उसकी तलाश चल रही है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब मेरे साथी आएंगे दुनियादारी प्रस्तुत करने के लिए अगले कुछ महीनों में, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं उत्तर प्रदेश की लंबी यात्रा पर निकल रहा हूँ। क्या हाल है यूपी, ये पूछने निकल रहा हूँ। लेकिन एक दुनियादारी का नाता तो आपसे है ही, तो कोशिश करूँगा कि इस यात्रा के दौरान जब भी मुमकिन हो तब दुनियादारी को प्रस्तुत करने के सिलसिले में शामिल हो सकूँ। बाकी जो उत्तर प्रदेश के दर्शक हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में दिलचस्पी रखने वाले दर्शक हैं, या उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले देश और दुनिया में फैले दर्शक हैं, उनसे तो बात मुलाकात होती ही रहेगी क्या हाल है यूपी जानने के दौरान। आज्ञा चाहता हूँ। शुभ रात्रि।